ओके, तो लास्ट में हम लोगों ने लिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, लिफ्ट स्टार्ट ही किया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छा एनालिसिस किया, आंसर भी भेजे और बढ़िया अटेम्प्ट किया, है ना। थोड़ा उसको एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम में और ग्राउंड के फ्रेम में, याद है लास्ट में मैंने आपको दो फ्रेम बताए थे, एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन से थे? वो फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल हुआ करते थे। सेकेंडरी, उनकी स्पीड या तो कांस्टेंट होती थी या फिर वो रेस्ट पर होते थे। इन शॉर्ट एक्सेलरेशन क्या होता था उनका? जीरो, है ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से थे? ऐसे फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। ठीक है, चलो तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अपना जो लिफ्ट वाला पोर्शन था, ऐसे हमारी लिफ्ट थी, इसमें एक पर्सन ऐसे बैठा हुआ था, नीचे वेइंग मशीन लगी हुई थी और ये v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। ये कांस्टेंट ऊपर से स्पीड से ऊपर जाएगा तो नीचे क्या लगेगा? इसका वेट, दैट इज mg, और उसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा? इसको नॉर्मल। अच्छा, इसका स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? इसका जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको याद है हम क्या अप्लाई किया करते थे? F इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ही क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। और नेट फोर्स जीरो है मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। तो ये जो N होता था वही क्या होती थी? हमारी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो अभी वेइंग मशीन कितना रीड कर रही है? mg के इक्वल, मतलब जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग के इक्वल है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, रीडिंग या जो रीडिंग मशीन वेट बता रही है दैट इज इक्वल टू रियल वेट। वेट ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू रियल वेट, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ये पहला सिचुएशन था। क्लियर ये चीज? अब सेकंड पार्ट में चीजें बदल जाएंगी। आप पहले इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट, जिस पर्टिकुलर केस में हमने ऐसा मान लो कि ये हमारी लिफ्ट थी और लिफ्ट में नीचे क्या लगा हुआ था? वेइंग मशीन लगी हुई थी, यहाँ पर्सन खड़ा हुआ था और ये लिफ्ट सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम देखते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ये मैं इसलिए एनालिसिस करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा फील आया ना। मैं डायरेक्ट भी करा सकता था बट उससे क्या फिर बच्चे को ये लगता है सर सूडो फोर्स क्यों नहीं आया, कब लगाएंगे, तो उसकी फील नहीं आती। तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करूंगा और मजा आ जाएगा फिर इसमें। सोचो अगर ग्राउंड वाले पर्सन, ग्राउंड कैसा फ्रेम, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल, तो उसके लिए सूडो की कोई बात नहीं होगी। तो जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा होगा उसकी बुक आएगा, देखो सर मेरे लिए ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, और ये पूरी लिफ्ट और किसके साथ? पर्सन के साथ, वेइंग मशीन भी उसी में है। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है? ए एक्सेलरेशन। तो अगर इस पर न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाई जाए तो हम क्या लिखेंगे? n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए। माइनस n माइनस क्यों माइनस किया? क्योंकि ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है ऊपर का फोर्स ज्यादा रहा होगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस ma, मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ गया? mg प्लस a। अब देखो वेइंग मशीन तो रीडिंग क्या दिखा रही है? mg प्लस ma के इक्वल, तो कुछ ज्यादा दिखा रही है। इसका मतलब जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है दैट इज ग्रेटर देन ऑफ रीडिंग ऑफ एक्चुअल वेट, या ऐसे लिख दो रियल वेट। क्लियर है चीज? तो आप इसे नोट करो। अब इसे मैं करके दिखाता हूं किसके फ्रेम में? लिफ्ट के फ्रेम में। ये अभी कहां से सॉल्व किया आपने? ये सब सारा मोशन कहां से एनालिसिस किया? ग्राउंड के फ्रेम से एनालिसिस किया। बट अगर हम लिफ्ट को फ्रेम मान लें, मतलब अगर मैं सारी चीजों को एनालिसिस करूं, अब अगर हम सारी चीजों को लिफ्ट के फ्रेम में एनालिसिस करें तो अगर आप लिफ्ट में जाके बैठ जाओ तो आप क्या देखोगे कि आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन, आप यहाँ जाके बैठ गए, अब सोचो आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन मूव कर रहा है या रेस्ट पर है? तो आप तो कहोगे रेस्ट पर है। और अगर रेस्ट पर है तो आप इस पर क्या देखोगे कि
आपके लिए इसका डायग्राम बन जाएगा पर्सन का, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और मैंने पूछा इसका एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे सर मेरे लिए तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और आपने न्यूटन का इक्वेशन लगाया और आपने लिख दिया n इज इक्वल टू क्या है mg, क्योंकि आप बोलोगे मेरे लिए एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल नीचे का फोर्स, तो आपने लिख दिया यहाँ पर n इज इक्वल टू mg। ये सही है गलत है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप किस फ्रेम में बैठे हुए हो, ऐसे फ्रेम में जो एक्सेलरेट हो रहा है, और ऐसे फ्रेम में बैठ के जो एक्सेलरेट हो रहा है अगर आप न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और अब मैंने आपको बताया अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स कितना होता था? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। कहाँ लगता था? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं। अगर आपको लिखना है तो आप पर्सन से बोलो आप लिफ्ट के फ्रेम में ही लिखो, बट आपको एक फोर्स लिखना है। फोर्स कहाँ आएगा? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, मतलब नीचे, और उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये लिख दिया। तो पर्सन ने कहा अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैंने कहा बिल्कुल करो। बोलेगा लेकिन सर मैंने सूडो फोर्स तो लगा लिया लेकिन मेरे लिए एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? जीरो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जीरो है। तो उसने कहा न्यूटन की इक्वेशन लगाऊंगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मेरे लिए अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो वो लिखेगा क्या? लेकिन वो लिखेगा n इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो n का वैल्यू आया mg प्लस a। आप ध्यान से देखो, चाहे इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व किया, आंसर में कोई चेंजेस नहीं। जाहिर सी बात है आंसर कैसे चेंज होगा? आंसर तो सेम ही आएगा। बट अब स्टूडेंट में सर ये चीज़ और ये चीज़ तो एक ही है, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसमें आपने जो लगाया, इसमें आपने अप्लाई किया F इज इक्वल टू ma, जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉन जीरो है, जबकि ये जो इक्वेशन आपने लिखी, ये आपने लिखी F इज इक्वल टू ma ही लगाया, बट इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। तो आपने क्या कर दिया? ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, और इसमें F ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू ma लिखा है। तो दोनों के लिखने में डिफरेंस है, रिजल्ट जाहिर सी बात है एक ही आएगा, चेंज कैसे हो जाएगा? क्लियर है? तो आप ये स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस था हमारा, जिसमें लिफ्ट नीचे आ रही है। फिर से अब इसे खुद से लिखने की कोशिश करो। ऊपर क्या लगेगा? n, नीचे क्या लगेगा? mg। और किस में लिखेंगे? दोनों फ्रेम में लिखते हैं। चलो पहले ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं। ग्राउंड फ्रेम में क्या वो कहेगा? मेरे लिए कोई सूडो वूडो नहीं होता, बट वो क्या लिखेगा? mg माइनस n इज इक्वल टू ma। इस बार mg में से क्यों माइनस किया? क्योंकि नीचे जा रही है तो नीचे का फोर्स ज्यादा रहा होगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? mg माइनस a। अब सोचो जो रीडिंग आई वो कितनी आई? mg माइनस समथिंग। तो जो रीडिंग आपकी वेइंग मशीन रीड कर रही है, वेट ऑफ मशीन, वो क्या है? mg में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जाहिर बात mg से कम। तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है दैट इज लेस देन रीडिंग ऑफ रियल रीडिंग, ये लेस देन। अच्छा लास्ट वाले में शायद मैं लिखना भूल गया, लास्ट वाले में रीडिंग क्या आई थी? mg प्लस ma। तो जो सेकंड केस था उसमें जो वेइंग मशीन रीड कर रही है वो क्या रीड कर रही है? रियल वेट से ज़्यादा। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ग्रेटर देन रियल वेट, तो वहाँ पर आप नोट कर लेना। यहाँ पर क्या है? लेस देन आया। ठीक है। अच्छा अगर इसे ही लिफ्ट के फ्रेम में सोचें तो लिफ्ट वाले फ्रेम के लिए नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और ऊपर की साइड एक और फोर्स लगेगा। कौन सा? फील करें। नीचे लग रहा है ma, सॉरी नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन।
ऐसे, तो इस पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और कितना लगेगा m इंटू ए। तो लिखा क्या जाएगा, ऊपर के फोर्स दैट इज n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। तो आप ध्यान से देखो तो वैल्यू सेम आई है, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें स्पेशल केस बताऊंगा मैं, ए बी सी थर्ड हो गए, तो फोर्थ केस, और इस पर स्टार मार्क लगा लो। ऑल्दो ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट अब आने के चांसेस कम है, बट फिर भी पढ़ना तो है ही अपने को, है ना, तो नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, पर ये रिपीट भी होते हैं कई बार क्वेश्चन, तो नोट करो इसको, फिर मैं बताता हूँ। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि मान लो लिफ्ट जो है ना वो नीचे ही आ रही है, ऐसे नीचे वेइंग मशीन लगी हुई थी, इस पर पर्सन बैठा हुआ था, खड़ा हुआ बैठा कुछ मान लो, और ये लिफ्ट जो है नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही थी। जिस टाइम ये आ रही थी ना, उस टाइम की अगर हम बात करें तो नीचे लग रहा था mg और ऊपर लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन। और मैंने इक्वेशन पूछा तो आपने बोला सर इक्वेशन ये होगी, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर लिफ्ट को आपने कभी देखा हो तो लिफ्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे अगर ध्यान दिया हो तो लिफ्ट जो होती है ना, लिफ्ट में बेसिकली स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, और उन स्ट्रिंग्स से ही वो लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है। सोचो आप किसी लिफ्ट में हो और सडन वो जो स्ट्रिंग जो पुली लगी होती है, आपने कभी ऊपर से देखा हो, मूवीज़ में तो पक्का देखा होगा, तो वो जो स्ट्रिंग लगी होती है वो स्ट्रिंग सडन ब्रेक कर जाए, और अगर स्ट्रिंग जो ब्रेक कर जाएंगी तो लिफ्ट कहाँ आएगी, नीचे, और हम कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, है ना। खैर काम की बात पे आते हैं। तो बेसिकली ऐसे जब स्ट्रिंग्स बंधी हैं और वो लिफ्ट को नीचे लेके आ रही हैं, तो उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग ये है। बट अगर सडन स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, जैसे स्ट्रिंग से हमारी ये लिफ्ट आ रही, ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, तो सोचो अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो अब लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। लिफ्ट के बारे में सोचो, लिफ्ट को पहले पकड़ के कौन ऑपरेट कर रहा था, स्ट्रिंग, धीरे धीरे अपने एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग वो लेके नीचे आ रही थी। बट अगर सडनली स्ट्रिंग काट दी जाए तो बॉडी का कैसा मोशन होगा, फ्री फॉल मोशन, ग्रेविटी के अंडर मूव करेगी। तो ग्रेविटी के अंडर अगर वो फॉल करेगी हमारी लिफ्ट, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के इक्वल, मतलब ए विल बी इक्वल टू जी। तो ऐसा करने से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के इक्वल, और एक्सेलरेशन अगर जी के इक्वल रख दें यहाँ पर तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और एन का वैल्यू 0 होने का मतलब वेइंग मशीन को आप देखोगे तो उसमें कोई भी रीडिंग नजर नहीं आएगी। इसे बोलते हैं वेटलेस कंडीशन। मतलब जब आप एक लिफ्ट में आ रहे हो, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है और इसकी स्ट्रिंग सडन काट दी जाए तो आपको आपका वेट फील ही नहीं होगा, ऑल्दो कुछ देर के बाद तो सब फील होना बंद हो ही जाएगा, है ना। अब ऐसे एक्सपेरिमेंटली फील करने मत लग जाना, चलो लिफ्ट काट के देखते हैं, है ना। खैर काम के आते हैं। तो बेसिकली जब भी ऐसा रहे ना कि लिफ्ट नीचे आ रही है और उसकी स्ट्रिंग काट दी, तो सिंपल आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेस। वो कैसे होती है वो मैंने आपको पूरा प्रूफ करके समझा दिया, ऑल द बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं, बट वो ऐसे आता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर नीचे आ रही तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, mg माइनस एम, और अगर लिफ्ट काट दी तो बेसिकली उसका जो मोशन है लिफ्ट का, वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जब ए का वैल्यू जी रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, 0। और हमें पता है कि हमारी जो वेइंग मशीन रीडिंग देती है वो क्या रीड करके देती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है, इसका मतलब वेइंग मशीन में रीडिंग क्या आएगी, 0। और आपको आपका वेट कैसा फील होगा कि आप में कोई वेट है नहीं, वेटलेस कंडीशन फील होगी। इज दैट क्लियर। तो आप इसे नोट करो और इसे हमेशा याद रखना कि अगर स्ट्रिंग को काट दिया है तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन अब जनरेट नहीं। स्ट्रिंग की अगर बात करें तो मैंने एक्स्ट्रा बता दी, एक स्टूडेंट का डाउट भी था। जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग को पकड़ के आप खींच रहे हो, अब स्ट्रिंग अगर टूट गई, स्ट्रिंग में टेंशन ही इसलिए है क्योंकि उसे आप खींच रहे हो और वो अपने लेंथ को एक्सटेंड करना नहीं चाह रही। बट अगर उसे हम स्ट्रिंग हमने इतना फोर्स लगा दी कि वो स्ट्रिंग ही टूट गई तो स्ट्रिंग में आप कोई टेंशन बची नहीं, है ना। चलो नोट करो इसे। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जेई में
नीट में 2 बार और जेई में 1 बार, और काफ़ी सारे एग्जाम, जितने एग्जाम आप देखते हो एंट्रेंस एग्जाम के, सभी में ये पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल सा है। बट इसकी जो यूटिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब HCB में आप देखो 37-38 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन में लगेगा और बहुत सारी जगह काम आएगा अपने को, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, और सिंपल है बट थोड़ा फील करने जैसा है ना। मैं इसे दोनों फ्रेम में भी करा सकता हूँ, बट पहले आप एक फ्रेम में समझें इसको। क्वेश्चन क्या है, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है, इसका मास ले लिया हमने कैपिटल एम इंक्लाइन प्लेन का, और इसका मास ले लिया स्मॉल एम। कहीं पर भी ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, म्यू का वैल्यू 0। तो आपसे बोला गया, अब एक बात समझो, आप अगर ऐसे ही सब छोड़ दोगे तो क्या होगा, फील करें, सिर्फ इमेजिन करें। अगर ऐसे ही सब छोड़ दिया जाएगा तो ऊपर का ब्लॉक कहाँ आएगा। ऐसा सोचो, एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ और नीचे भी फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाली सरफेस, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। तो जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा वैसे ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ जाएगा, पीछे। अब अगर इंक्लाइन प्लेन पीछे भाग रहा है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं, ध्यान समझें। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं, किस पर, इस पर, और फोर्स लगाऊंगा तो इस सिस्टम के पास क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक्सेलरेशन आए कि ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ना, ये रेस्ट पर दिखाई दे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर बता दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम सो दैट स्मॉलर ब्लॉक, so that a smaller block will be at rest with respect to bigger block। मीन्स देखो, अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते तो नीचे ऊपर वाला ब्लॉक हम, और मैं ग्राउंड पर बैठा हुआ हूं, तो मैं देखता, या मैं यहां बैठ जाता और इसको देखता, तो ये मुझे कहां आता हुआ नजर आता, नीचे। बट अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इस पर एक फोर्स ऐसा लगाया जाए जिससे इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। वो एक्सेलरेशन ही पता करना है, बट वो एक्सेलरेशन ऐसा हो कि मुझे ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं बैठ के देखूं तो रेस्ट पर नजर आए। ग्राउंड के फ्रेम में सोचो क्या सिनेरियो हो, सोचो थोड़ा फील करो। ग्राउंड के फ्रेम में मुझे रेस्ट पे देखना है ब्लॉक को, या इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे देखना है। मेरे से बोला गया कि इसको, इस सिस्टम को ऐसे चलाओ कि ऊपर वाला ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नजर आए, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों चीजें एक साथ चलती हुई नजर आए। एक ही बात है। सोचो जब वो दोनों एक साथ नजर आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन वही है, इसका भी एक्सेलरेशन वही है, तो दोनों साथ में चल रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि इंक्लाइन प्लेन में क्या हो रहा है, सोचो इंक्लाइन प्लेन पे बैठ के देखूंगा तो मेरे लिए इंक्लाइन प्लेन किस कंडीशन में आ जाएगा, मेरे लिए तो इंक्लाइन प्लेन रेस्ट कंडीशन में। और फिर मैं इसको देखूंगा तो ये भी सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसका मतलब मेरे लिए ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट पर। तो ऐसा एक्सेलरेशन ही हमसे पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन को फील आना जरूरी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इतने ढंग से समझाया आपको। अब क्या करो ना, स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो जो हमारा ब्लॉक है इसको मैं यहां बना देता हूं, ऐसे सरफेस है, ये हमारा ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है, mg। ऐसे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल क्या है, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या इस ब्लॉक पर यही फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा सोचो मैं इसे कहाँ बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, इस इंक्लाइंड प्लेन पर, और ये इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेटेड है या नहीं है, एक्सेलरेटेड है। तो क्या हमें सूडो फोर्स नहीं लगाना चाहिए। सोच के देखो आप ये किस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन के फ्रेम में, क्योंकि आपसे बोला गया कि इंक्लाइंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो आप इंक्लाइंड
फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इंक्लाइंड प्लेन तो अपना एक्सेलरेटेड है, सो वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। सूडो फोर्स होगा कितना? अब बच्चे कहते हैं सर 2 मास हैं, लेकिन आप किसको एनालिसिस कर रहे हो? बॉडी कौन है यहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन या ब्लॉक? तो ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगेगा? हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन था, उसके अपोजिट इधर, और वैल्यू कितना होगा? m इंटू ए। क्लियर है? ये थीटा, और देखो ये वर्टिकल लाइन है ऐसी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो इस एम ए के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो आया इधर एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की साइड, दैट इज एम ए साइन थीटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ रेस्ट पर रहे अब ये ब्लॉक, तो आप क्या बोलोगे? ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इधर की साइड और एक फोर्स लग रहा है इधर की साइड, तो दोनों फोर्स अगर बैलेंस होंगे तभी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेस्ट पर। तो हम क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एम कैंसल आउट, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी टेन थीटा। दिस इज द आंसर। मतलब इतना एक्सेलरेशन अगर इस सिस्टम को दे दिया जाए और मैं अगर इसको यहाँ बैठ के देखूंगा तो मुझे ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नज़र आएगा, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि मुझे ग्राउंड फ्रेम में दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। एक ही बात है, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में फील आया होगा, है ना? तो आप इसे ढंग से अच्छे से नोट करो, एनालिसिस करना, ठीक है। चलो इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।